चुनाव को लेकर तो करिए, उस पर हम फिर से आएंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा महाराष्ट्र और झारखंड की बात भी कर रहे थे, क्योंकि पिछले पैनल के अंदर भी जो है हमने इस चर्चा को यहाँ पर शामिल किया था। महाराष्ट्र के अंदर अब तो खैर बिल्कुल साफ हो चुका है कि महायुति अपनी सरकार बनाए, लेकिन बड़ी बात है कि बीजेपी यहाँ पर 131 सीट लेकर आई है, तो ये भी कोई कम जनादेश यहाँ पर नहीं दिखता। लेकिन झारखंड में अगर हम यहाँ पर बात करें तो झारखंड में जो है स्थिति वो जो है बीजेपी के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पर में, कि इंडी जो है यहाँ पर 53 सीटों पर अभी भी यहाँ पर फाइनल है। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं आप इन दोनों ही चीज़ों को, क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होना, उसके बाद में यहाँ पे चंपई सोरेन का यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना, फिर उसके बाद सोरेन की जो है बाहर आना, उसके बाद में फिर वापस चंपई सोरेन को यहाँ से हटा देना, उसके अलावा यहाँ पर बीच चुनाव में मुख्यमंत्री का जो है चीज़ें चेंज होना, फिर महाराष्ट्र के अंदर भी काफ़ी उठापटक तो खैर यहाँ पर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना के दो अलग अलग धड़े जो हैं दो अलग अलग गठबंधन के साथ यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि अब हमारे साथ में महिला शक्ति भी यहाँ पर शामिल है। क्योंकि मैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर जोड़ना भी चाहूँगा कि महाराष्ट्र के अंदर में भी जिस तरीके से जो है महिलाओं के लिए जो है लाड़की बहन योजना है, तो क्या ये बड़ा फैक्टर वहाँ पर काम किया है? क्या महिलाओं ने भी वहाँ पर जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? दूसरे अगर झारखंड की हम बात करें तो मैया सम्मान जिस तरीके से जो योजना है, तो क्या झारखंड के अंदर जो मैया सम्मान है वो यहाँ पर जो इनके लिए फायदेमंद बना है? देखिए रवि जी, इसके अंदर सबसे मज़ेदार बात तो ये बताता हूँ मैं आपको कि जिस तरीके से सलूम्बर में शांता मीणा जी 1285 वोट से जीती है जी, उसी तरीके से आश्चर्यजनक परिणाम जो है महाराष्ट्र में आए हैं। एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए थे भारतीय जनता पार्टी प्लस के या कांग्रेस प्लस के, वो सब उससे भी अलग परिणाम जो है वो हमको महाराष्ट्र में देखने को मिला। ये बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम वहाँ पर आए। खुद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो खुद आश्चर्यचकित है, उनको विश्वास नहीं था कि वो 200 प्लस करेंगे, और कांग्रेस को भी इतनी आशा नहीं थी कि वो इतना नीचे उसको उनको हो सकता। आश्चर्यजनक आंकड़े तो हरियाणा के अंदर भी बिल्कुल, हरियाणा के जो आंकड़े थे वो भी बड़े आश्चर्यजनक ही रहे हैं बिल्कुल जिस तरीके से। और मुझे लगता है कि मेरे साथ में जो यहाँ पर जो पिंकी जी हैं और शांता जी, वो भी इस बात को जरूर मानेंगे कि शांता जी, हरियाणा के चुनाव को भी आपने देखा है यहाँ पर में, उसके बाद अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र के चुनाव हैं, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि ऐन वक्त पर जो है कांग्रेस इतना पिछड़ जाती है? देखिए, इसमें सोचने वाली बात ऐसी कुछ भी नहीं है। जब सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है, पब्लिक ज़्यादातर और वोटर ज़्यादातर उसी की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। कांग्रेस अपनी पूरी कोशिश करती है और हर जगह इलेक्शन लड़ती है, अपने पूरे कैंडिडेट उतारती हैं चुनाव मैदान में, लेकिन सेंटर का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जहां सेंटर जो सरकार। पिंकी जी, आप कितना सहमत है कि सेंटर में अगर सरकार अगर मान लो बीजेपी की है, तो इसका मतलब जहां पर भी चुनाव हो रहे तो बहुत फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सेंट्रल में जरूर हमारी बीजेपी की सरकार नहीं, वैसे है। तो आपके पास तो डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार है, और देखिए आप काम भी कितना अच्छा कर रही है, वो भी आप देख ही रहे होंगे कि दोनों सरकार मिलकर कितना काम कर रही है। बस ये है कि देखो, महाराष्ट्र में तो हमारी महायुति आई गई है, लेकिन अब झारखंड में हम किस वजह से पिछड़े हैं, तो वो सेंट्रल सरकार का इफेक्ट क्या? फिर मैडम, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ इस बारे में। शांता जी, बताएं आप कि आखिर झारखंड के अंदर में अगर यहाँ पर इंडी गठबंधन जो है अपनी सरकार अगर बना रहा है झारखंड के, देखा आप 81 में से 53 पर है, तो यहाँ पर फिर अगर सेंट्रल जो है वाली बात जो आपने कही वो कहाँ पर लागू होती है? देखिए, झारखंड में जो है इंडी गठबंधन अभी जो चुनाव लड़ा है, उससे पहले भी हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, तो उन्होंने पब्लिक पे ज़्यादा ध्यान दिया है, महिलाओं के विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया है, और जितनी भी योजनाएं थी स्टेट गवर्नमेंट की वो पब्लिक के फेवर में थी। तो फिर महाराष्ट्र में ध्यान नहीं दिया क्या? महाराष्ट्र में पूरा ध्यान दिया है, लेकिन महाराष्ट्र जो है वो पूरा जो है वो मनी मार्केटिंग वाला है। आपने खाली झारखंड पे ही ध्यान दिया। महाराष्ट्र जो है पूरा मनी मार्केट चलता है, और जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, अपना झारखंड है, झारखंड में जो लोग हैं वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है जितना कि हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है वित्तीय गठबंधन पे जाता है, जहां उनको फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलता है, वो उस तरफ जाता है। नहीं, ये तो कोई रीजन नहीं रहा आपका इस वक्त। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं वो शक्ति प्रदर्शन थे एक तरीके से। जी, शक्ति दिखानी थी और जीतना था उनको। दूसरा जो झारखंड के जो चुनाव थे वो प्रेस्टीज पॉइंट पे लड़ गए, जो हेमंत जी को जो जेल भेजा गया उसके बाद में, तो एक इज्जत का प्रश्न बन गया कि अब सरकार झारखंड। बिल्कुल, जिससे सलूम्बर का भी प्रेस्टीज ही था बीजेपी के लिए। सलूम्बर चुनाव जितना एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज है, 1285 वोट भले ही ज्यादा यहाँ पर मिले उसे जीती, लेकिन वो वाकई में बड़ी प्रेस्टीज है, क्योंकि अमृतलाल जी ऑलरेडी उस सीट पर यहाँ पर काबिज है। जी प्रकाश जी, कंटिन्यू करें। तो इसी तरीके से अब मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र धर्म युद्ध की तरह लड़ा गया।
जैसा फडणवीस जी ने कहा था कि जिहाद वर्सेज धर्म युद्ध का उन्होंने एक नारा दिया। जब योगी जी आए तो उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल। ये नारा दिया। अरे बाद में उसको बदल के एक है तो सेफ है। तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो जिस तरीके से नारे वहां पर आए तो ये एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि एक मौलाना थे वहां पे, उन्होंने एक नारा दिया था कि अगर मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है तो अपना नाम घनश्याम रख ले वो। तो जो जो जिस तरह के बातें और जो नारे वहाँ पे जो आ रहे थे ना, वैसा लग रहा था कि धर्म के नाम पे ही वहाँ पे जो है वो लड़ा जा रहा है। औरंगजेब कितनी बार बीच में आ गए वहाँ पे। ओवैसी साहब जब भी आए थे तो उन्होंने 15 मिनट का जो पता जितने भी उन्होंने भाषण जितनी भी जगह पे दिए, उन्होंने 15 मिनट का जो उनका जो बात थी वो हर समय उस चीज़ को लेके आए, जो निश्चित तौर पे धर्म से ही जुड़ी हुई थी। और ये जो नारे जो धर्म के लिए लड़े, और उसके बाद में एक बहुत बड़ी जो बात उद्धव जी ने कह दी, उद्धव जी ने कह दी कि लास्ट में कि बाबरी मस्जिद जो ढाई गई है वो हमारी गलती थी कहीं न कहीं। जबकि उनके जो पिताजी थे उन्होंने उस समय कहा था कि अगर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अगर मस्जिद गिराई है तो मुझे अपने शिवसेना कार्यकर्ताओं पे गर्व है ना। कहीं ना कहीं विचारधाराओं का जो फर्क है, जिस तरीके बाला साहब ठाकरे जो है धर्म पर जो है बिल्कुल कहते हैं कि कट्टर बिल्कुल वो उस पर रहे हैं, लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे ने जो है उनकी रीति नीति पर कहीं ना कहीं जो है ध्यान नहीं दिया, उस तरीके से काम नहीं किया, लेकिन तभी जो है 17 सीटों पर वो यहाँ पर सिमटे हैं। आप कितना सहमत है शांता जी इस मामले को लेकर? जिस तरीके से अभी प्रकाश जी यहाँ पर बता रहे थे कि बाला साहब ठाकरे का जो स्टैंड था अगर हिंदुत्व को लेकर वो बिल्कुल जो है अलग था, लेकिन उद्धव ठाकरे का ये कहना कि जो बाबरी मस्जिद ढाई गई वो कहीं ना कहीं हमारी एक बड़ी गलती थी, वो उसको एक बड़ी गलती मान रहे हैं। तो क्या इस गलती की वजह से ही जो है यहाँ पर उनको भुगतना पड़ रहा है वोटों के रूप में? देखिए, ये पार्टी तो हमेशा ही धर्म और सांप्रदायिकता के नाम पे लड़ी है और हम विकास के नाम पे कभी नहीं। तो ये हमेशा पब्लिक की भावनाओं से खेल के सांप्रदायिकता का फ़ायदा उठा के और वोट लिए हैं। आप विकास की बात करें तो विकास कहीं इसमें नज़र नहीं आता हमें। नहीं, ऐसा नहीं है। आज मोदी जी का आप पूरा उठा के कार्यकाल उठा के देख लेंगे तो विकास ही विकास दिख रहा है आपको, और उसके अलावा नज़र क्या आ रहा है? सांप्रदायिक एक सनातनी धर्म पे भी लड़े हैं, लेकिन उसके साथ विकास भी है। आज पूरे देश में देखो आप, पूरे वर्ल्ड वाइज आज जो मोदी जी ने अपनी पहचान करी, क्या पुराने सालों में 10 साल का पुराना आंकड़ा उठा के देखे, कहीं हमारी कहीं आपने विश्व में अपनी कहीं पहचान थी क्या? ये बताइए आप। देखिए तो आज ये आप ये तो नहीं बोल सकते हैं कि आज बाबरी मस्जिद के लिए उन्होंने ऐसे बोला, बाबरी मस्जिद के लिए बोला है, ये बोला है। तो आज सनातन पे तो हिंदुत्व पे बीजेपी सरकार तो पूरी हिंदुत्व पे है ही है, और विकास भी है उनके साथ साथ। विकास आज इतना कराया है कि हर महिला जितनी भी आज जहाँ पर भी उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, आप देख लीजिए, आप केवल महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। क्योंकि मोदी जी आज केवल महिलाओं की इतनी चिंता करते हैं, अपनी बहनों को क्योंकि अपने भाई नरेंद्र मोदी लगाते हैं, आप देखिए तो उनको अपनी बहनों की सबसे ज़्यादा चिंता होती है। तो हर जगह की आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो उसमें बहनों की सबसे ज़्यादा देखिएगी आपकी, कि यहाँ पर महिलाओं ने वोटिंग ज़्यादा हुई, यहाँ पर महिलाओं की वोटिंग ज़्यादा है। वो यही एक कारण है। देखिए, मैं विकास की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी विकास की तो बिल्कुल भी बात ना करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में जो अभी माहौल बनाया है वो सांप्रदायिकता का माहौल है, और सांप्रदायिकता पब्लिक की भावनाओं से खेल के वो अभी सत्ता में बैठी है। और मैं आप कहना चाहूँगी कि विकास आज हम विकास करते हैं तो मोदी जी देशों में जाते हैं कि हम तो माला माल है, लेकिन हम जब हिंदुस्तान में आते हैं तो हिंदुस्तान में हमारी पब्लिक आज कंगाल है। कंगाल किस वजह से है? क्योंकि बीजेपी की जो योजनाएं रही हैं वो योजनाएं जो है पब्लिक के हित में नहीं रही है। नोटबंदी, जीएसटी, इन सब योजनाओं की वजह से नहीं। आप मेरी बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप बात करिए, ठीक है? नोटबंदी है, जीएसटी है, उसके बाद भी इतनी सारी योजनाएं जो बीजेपी ने बनाई है, वो ऐसी योजनाएं थी जिसकी वजह से आज पब्लिक जो है कंगाल है। आज हिंदुस्तान हमारा आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, तरह तरह के इतने बुरे हमारे हाल हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। आज वो शब्द कहाँ गए? स्विस बैंक से पैसा आना, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, ये सब चीज़ें आज नज़र नहीं आता, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। आज पब्लिक त्राही तराही मचा रही है। आज आप पब्लिक में कहीं भी चले जाएं तो पब्लिक के पास आज पैसा नहीं है। हम देशों में हम माला माल हैं,
लेकिन हमारी के पास हिंदुस्तान पैसा नहीं नहीं, है, आप मेरी बात पहले सुन लीजिए। लेकिन हम देश में कंगाल है और ये बड़ा सोचने वाला विषय है हमारी जनता के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए। अगर हमारी पब्लिक कंगाल होगी तो हमारा विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा, देश की सुरक्षा कैसे होगी, महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी। महिलाओं की आप सुरक्षा की बात करें तो आज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें रेप केसेस और लोग आर्थिक मंदी के कारण, बेरोजगारी के कारण आज आत्महत्याएं कर रहे हैं। अगर हमारे देश में विकास हो रहा है तो ये आर्थिक मंदी, आत्महत्याएं ये किस वजह से हो रही है, इसकी वजह क्या है? रेप केसेस क्यों हो रहे हैं? और रेप केसेस इतने हो रहे हैं, भ्रष्टाचार इतने हो रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगारी की वजह से क्या है? भ्रष्टाचार बढ़ता है। भ्रष्टाचार की वजह से भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आज हमारे देश का माहौल बहुत बिगड़ गया है। और सांप्रदायिकता का आप नाम लें तो सांप्रदायिकता तो ऐसी है कि आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा एक नारा होता था भाई भाई। आज जो है हम हिंदू सनातन धर्म की बात करते हैं, हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन आज सनातन धर्म का हम पूजा नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म को आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। हमें उसका आदर करना चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप इस्तेमाल अगर किस तरीके करते से हैं तो इस्तेमाल आप हो रहा है पिंकी जी, मैं आपसे भी जवाब चाहूंगा क्योंकि